मेरा नाम डॉक्टर सैफुद्दीन है और ये हमारे प्रेसिडेंट एजाज पाशा वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ के नेशनल माइनॉरिटी के, और मैं नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर काउंसिल में नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मेरा तारुफ ये है और हमारा खिदमत ये है कि देखो जितने भी लोग हमें अनगिनत लोग हैं, अब इसमें हमें गिनती नहीं बोल सकते कि खिदमत करने में क्या है, गिनती की कोई गुंजाइश नहीं है कि हमें इतने लोग हमको करें, होता है शो ऑफ नहीं है। हमें क्या जो भी लोग आती हैं हमारे पास, हमें उनको जो बेहद इंतजाम उनको इंतजाम करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें उनको जैसे मैरिज सर्टिफिकेट्स जो वक्फ बोर्ड में जाने के बाद में उन लोग सीधा वो बोलते नहीं कि ऐसा है करके, हमें उनको यहाँ आए तो हमें उनको काउंसलिंग करती है कि नहीं भी ऐसा है, तुम्हें क्या वास्ते बना रही, वीज़ा पर्पस के वास्ते बना रही, नहीं तुम्हें खाली ओनली फॉर पासपोर्ट पर्पस बना रही। तो हमें उनको काउंसलिंग करती हैं कि वीज़ा पर्पस को बना रही तो तुम्हारे एज़ पर एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उनको बनाओ, ताकि तुम्हें आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद में फिर तुम्हें यहाँ पे आना करना ऐसा नहीं रहता तुम्हारा। तो ऐसे तरीके से हमें उनको काउंसलिंग करती हैं, काउंसलिंग करके एक मुनासिब फीस के हिसाब से हमें उनको करके देती हैं। जैसे बाहर 100% 100 रुपये ले रही तो हमें 10 रुपये में ऐसा करके देती है। सर, जब बात ये माइनॉरिटी की आती है, लोग माइनॉरिटी का नाम लेकर जो है गलत फायदा उठाते हैं। आज भी बहुत से लोग परेशान हैं जिन्होंने माइनॉरिटी का लोन अप्लाई किया था लेकिन लोन नहीं आया, चाहे वो सियासतदान से हो या कमेटियों से हो। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में मेरा देखो एक ही ख्याल है कि माइनॉरिटी में बहुत सारे लोग अप्लाई करने के बावजूद भी उनको लोन्स नहीं मिल को ही, तो इसकी वजह एक ही हो सकते फंड्स। अब फंड्स रहने के बावजूद भी अगर उन्होंने नहीं दे रही, तो मैं और हमारे एजाज पाशा जो ही उन्होंने भी माइनॉरिटी में बहुत उतने सालों से खिदमत अंजाम दे रही, तो हमें जाकर उनको पूछती कि क्या भाई क्या वास्ते ये इनको लोन्स नहीं इशू है, जबकि इनके डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रहने के बावजूद भी इनको लोन नहीं मिला। तो क्या हमें जाकर उनको क्वेश्चन करती हैं कि फंड्स रहने के बावजूद भी अगर लोन मिल गया तो हम वी आर फाइट फॉर दम, हमें उनको फाइट करके उनका लोन्स दिलाती हैं। अब जैसे पहले क्या था, एमएलए के थ्रू जाना बोल के था, तो एमएलए के थ्रू अगर एमएलए को गया तो वहाँ एमएलए के पास भी हमें जाते हैं, वहाँ लिस्ट ले जाते हैं, उनको बात करते हैं, हमें भाई ऐसे ऐसे फला आदमी ही तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी आती ही। अब उसमें क्या हो, माइनॉरिटी में एक लिमिट रख देती है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी को इतने बोल। अब वो लिमिट में क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन आपकी जो क्वेश्चन था उसके बारे में बोल रहा हूँ कि समझो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में समझो 4000 आदमी अप्लाई कर पाएंगे, तो 4000 आदमी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि तो वहाँ एक टारगेट रहता है, करेक्ट टारगेट रहता है इतना बोल को। अब वो टारगेट के हिसाब से आदमियों को देने के बाद में जो बच को रहता है उनको क्या करती हैं, फिर नेक्स्ट ईयर ही करती हैं, क्योंकि तो अभी लास्ट ईयर अभी अप्लाई कर को है तो उनको फिर नेक्स्ट ईयर नहीं देते। सर, कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि जो बीच के एजेंट्स होते हैं वो एजेंट जो है 10,000 5,000 रुपये चार्ज लेते हैं, लेने के बावजूद भी लोन पास नहीं होता। ये क्यों है सर? यही तो कह रहा हूँ मैं कि वहाँ पे एक टारगेट रहता है। अब वो टारगेट के बिना को क्या होता है, जो भी आदमियों को लोन सैंक्शन हुआ आता है तो यहाँ एजेंट्स जो रहती हैं, अब उन्होंने भी जाकर उनके एजेंट के थ्रू से उन्होंने 10,000 रुपये 20,000 रुपये जो भी चार्ज करती हैं वो उनके ऊपर हो, लेकिन आज तक हमारे ऑफिस में ऐसा नहीं हुआ। अब वो ये करने के बाद में उन्होंने जाकर वहाँ अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन टारगेट के हिसाब से जरा आदमियों को समझो एक 10 है टारगेट एग्जाम्पल, तो 10 में से 5-6 इनको आदमियों को जरा 5 आदमियाँ एजेंट्स के लेकर रहती हैं। अब उसमें एजेंट्स क्या रहती हैं, कम से कम एक 20 ले रहती हैं उन्होंने। अब 20 लेने में सब यहाँ रहता सच उनके पास 5, क्योंकि तो 5 ऑलरेडी आदमियों को होकर रहता है, 5 इधर रहता है, तो बाकी के 15 तो एजेंट ये करते हैं। सर, गुज़िश्ता साल जो है आपको वक्फ बोर्ड से प्रॉपर्टी अलर्ट की गई थी, तो आपने कितने लोगों को ये प्रॉपर्टी तकसीम की थी? वक्फ बोर्ड से जो प्रॉपर्टी जो दी गई थी आप लोगों में लोगों खरीद के लिए, तो आपने कितने लोगों को दी थी? नहीं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज जो दिए थे वो डायरेक्ट ऑनलाइन करे थे, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन से करे थे, ऑनलाइन के थ्रू जो होता है, ऑनलाइन के थ्रू से उनको लॉटरी सिस्टम के हिसाब से उनको वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ गई। तो हमें उसमें बीच में जाकर फाइट करने का ये नहीं रहता उसमें, क्योंकि तो जो मुनासिब है उन्होंने भी वहाँ वेरीफाई करती हैं कि इन्होंने सही भी गुरबा हैं क्या, ये क्या वेरीफाई करती हैं। जैसे हमारे पास भी कौन भी आए तो जैसे यतीमा आती, बेवाएँ आती, तो हमें भी उनको वेरीफाई करती हैं क्या भी डॉक्यूमेंट्स बना, जैसे इनकम कैश सर्टिफिकेट रहा या पासपोर्ट रहा या दूसरे मैरिज सर्टिफिकेट्स का रहा, जो भी है। अगर यतीम है कौन भी है तो बच्चे स्कॉलरशिप को डालने हमारे पास आती हैं ऑनलाइन करने का वास्ते। अब हमें उनको वेरीफाई करते हैं क्या माँ कर रहे हैं, तुम्हारे वालिद पूछती हैं हमें उनको, तो वो टाइम पर उन्हें बोलती है नहीं सर हमारे वालिद नहीं, तो हमें उनको फ्री में करवा देती है। तो अब ये क्या यतीम जो आपने कहा कि यतीम बच्चे हैं, यतीम बेवा औरतें हैं, आप इन लोगों के लिए और क्या क्या कर सकते हो? हमें उनको तो है ये विडो पेंशन्स फ्री में बना को देती हैं, और जैसे यतीमों को जो रहती हैं उनको हमें स्कॉलरशिप्स के वास्ते फाइट करके उनको स्कॉलरशिप्स डालने कराती हैं। फिर हमें उनके कॉलेजेस को जाकर बात कर उनको फीस कम कराती हैं, हमें जाकर कॉलेजेस में उनके प्रिंसिपल्स को बात करती हैं, हमें जितने भी प्रिंसिपल्स उनको बात करती हैं। और दूसरे हमारे जो हमें बोल नहीं सकते कि हमारा पैसा हो सके तो हमें जाकर उनको पैसा की भी मदद करती हैं। चलिए, तो शादी योजना का जो स्कीम आई थी बीच में, इसका अभी भी जो है लोग अप्लाई करने के बावजूद इनको भी जो है नहीं मिला है।
नहीं, वो 2019 शायद दिसंबर में जब ये हुआ था, वो टेम्पो येडुरप्पा जैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट कायम करे तो सबसे पहले वो स्कीम ख़त्म करा उसने। अब उसमें 50,000 रुपये मिलता था, लेकिन वो उसमें ख़त्म करने का एक ये भी क्या था, तो मतलब जैसे अब उसमें जैसे बिल्डिंग वाले भी उन्होंने जाको अप्लाई करके 50,000 रुपये ले लेते थे। अब इसमें सही गुरबा जो ही उनको नहीं जाता था, मतलब जैसे अब गरीब है, यतीम है, अब उनकी शादी हो रही है, अब उन्होंने भी जाकर अप्लाई करे तो 50,000 रुपये उनको जब मिलते थे। अब इसमें क्या हो रहा है, तो उन्होंने एक चीज़ नहीं डाला, तो उसमें मेंशन नहीं करे थे बीपीएल कार्ड इज़ मैंडेटरी, बोल को नहीं मैंडेटरी करते। अब उसमें क्या हुआ था, हर आदमी भी जाकर ये कर लेता। तो इसकी वजह से हो सकता है ये चीज़ को स्टॉप करें कि गरीबों को नहीं जा रहा, दूसरे को सब जने जा रहा करके स्टॉप कर सकती। तो फिर से वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर वो वापस आने वाला है। इंशाल्लाह हमें वो टेम्पो उनकी क्या खिदमत करना हम इंशाल्लाह कर। सर, माइनॉरिटी में जो लोग भी आते हैं वो अगरचे आपसे रब्ता करना चाहें तो इसकी क्या सूरत हाल होगी? रब्ता करने के लिए डायरेक्ट मेरे पास कभी भी आ सकती हैं। हमारे पास खाली ये चीज़ें कुछ करनी, इवन काउंसलिंग भी करती हैं हमें। जो लड़ाई झगड़े हो रही हैं औरतों में, मर्दों में जो लड़ाई झगड़े होती हैं, उनके बारे में भी हमें काउंसलिंग करती हैं फ्री से। जैसे अब जैसे मस्जिदा में गए, कांदवी एरिया के मस्जिदा में गए तो हाँ पैसे देना, सदराम को पैसे देना, इनको पैसे देना, खुला बोल तो मैं पैसे देना, इन्हों भी इनके तरफ से पैसे लेती, इनके तरफ से पैसे लेती। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमें उनको काउंसलिंग करते हैं, क्या वास्ते, क्या वेरीफाई करती उनको कि इन्हों सच बोल रही हैं, इन्हों झूठ बोल रही हैं, वो भी काउंसलिंग करती है हमें। और जो यतीमा बच्चे जो आती हैं उनको हमें काउंसलिंग करके तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हें कहाँ तक जाना चाहती हैं, वो बच्चों को काउंसलिंग करती हैं हमें कि नहीं बेटे तुम्हें ये चूज़ करे तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे इंटरेस्ट क्या हैं, तुम्हारे ये क्या हैं, वो हमें उनको पूछ को क्या करती हैं हम उनको, उनके हिसाब से उनको हम ये करती हैं। जैसे डॉक्टर बनना चाह रही हैं तो मैं बहुत सारे बच्चों को ये कर मेडिकल के वास्ते उनको ये कर प्रीफर करता हूँ और वहाँ जाकर बात करता हूँ मैं। और कर्नाटक स्टेट में मेडिकल विंग को चेयरमैन भी हूँ मैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोर्स में। तो हमें ऐसा करते हैं। सर, आपके पास कोई भी शख्स आए तो किन किन चीज़ों के एतबार आपकी तरफ से वो मुफीद पाएगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स आपके पास बनेंगे, किस किस लाइन में आप काम करते हैं इस प्लेटफॉर्म से? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हमें बोल को ही माइनॉरिटी लोन्स, जैसे हमारे एजाज भी संभाल देती हूँ माइनॉरिटी लोन्स का। और नंबर दूसरा है मैरिज सर्टिफिकेट्स, जो भी ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट्स है। उसके बाद में अब रहा तीसरा हमारा इनकम कैश सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट्स है, पैन कार्ड्स हैं, या गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट्स में देखो अब जैसे एनआरसी आ रहा है, जो सीए आ रहा है, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट्स में नाम सीधा नहीं रहने के बाद उनका क्या होता है, उनका सीए एनआरसी कैंसिल होने का अंदेशा रहता। तो हमें उनको काउंसलिंग करके क्या करती हैं, उसे सही कराती हैं हमें। हायर अप्स के पास हमें जाती नहीं भी इनका ऐसा है, ऐसे कर को दो। अब वो एजेंटां के थ्रू गए तो उन्हें 5,000 10,000 रुपये चार्ज करती है। हमारे पास ऐसा नहीं। अगर यतीम बेवां को दबा तो हमें फ्री में कर को देती है। दूसरे को दबा मुनासिब एक फ़ीस, छोटी सी फीस, हमें समझो 10% भी होता नहीं, जो खाली उनका जो रहता वहाँ देने का, जो बनने का रहता, चलान्स बनने का, वो हिसाब से हम उनको चार्ज करके उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स हमें करेक्शन कराती है। तो गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ कर को देती है।